हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है एवेंजर्स। मूवी स्टार्ट होती है तो हम क्लाइंट बार्टन मीन्स हॉकआई को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। थैनोस के साथ एवेंजर्स की टीम फाइट कर रही होती है, लेकिन क्योंकि थैनोस को 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मिल चुके थे, जिसकी मदद से फाइनली वो चुटकी बजा देता है, जिसकी वजह से दुनिया की आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है और इनमें क्लाइंट की फैमिली भी मारी जाती है। और अब उसकी फैमिली में वो अकेला ही सरवाइव कर रहा था। पहले तो क्लाइंट को वहाँ कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी फैमिली गई कहाँ, लेकिन जब उसे ये समझ आता है तो उसकी फैमिली मर चुकी है तो वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया में सारे बुरे लोगों को ख़त्म कर देगा। इसीलिए वो क्लाइंट बार्टन वाले रूप को छोड़कर एक किलर मास वाले रूप में आ जाता है। इसके बाद हम आयरन मैन को देखते हैं, जो कि टाइटन प्लैनेट से अपनी शिप में बैठकर अर्थ के लिए आ रहे होते हैं। सफ़र में उनको 22 दिन गुजर चुके थे। 22 दिनों के बाद उनका सारा खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से आयरन मैन की हालत बहुत ख़राब थी। अब क्योंकि नेबुला तो एक रोबोट थी, तो इसीलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने पीने के ख़त्म होने का। जितनी भी मुश्किलात थीं वो सारी की सारी आयरन मैन को फेस करनी पड़ रही थी। आयरन मैन पूरी तरह हिम्मत हार चुका होता है और वो मरने के लिए अपनी चेयर पर बैठ जाता है, और तभी वहाँ मिरेकल होता है और वहाँ आ जाती है कैप्टन मार्वल। अब जैसे ही मार्वल को उनका शिप दिखाई देता है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है और वो उनकी शिप को अर्थ के लिए ले आती है। मार्वल काफी ताकतवर होती है। हमें दिखाया जाता है कि जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने पर चुटकी बजाई थी तो सब लोग खाक में बदल रहे थे। तभी निक फ्यूरी ने अपने डिवाइस से कैप्टन मार्वल को एक मैसेज भेजा था, तो उस मैसेज को मिलते ही कैप्टन मार्वल अर्थ के लिए निकल गई थी। तो इसी दौरान उसे आयरन मैन का शिप दिखता है, तो वो उसे अपने साथ अर्थ पर ले आती है। मार्वल को अर्थ पर आने के बाद थैनोस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि थैनोस काफ़ी पावरफुल हैं। तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करें और वापस उसी टाइमलाइन में जाकर उस सारे इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करें। इससे होगा ये कि जितने लोग मारे गए हैं वो वापस आ जाएंगे और साथ साथ ही हम थैनोस का खेल ख़त्म कर सकते हैं। उसी टाइम उन्हें अपने सिस्टम से एक इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां पर उन्हें रॉकेट बताता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी वेव फैली थी जो कि आज से पहले नहीं देखी गई। बिल्कुल ऐसी ही वेव 2 दिन पहले एक और गैलेक्सी पर भी हुई है। क्या पता थैनोस ने एक बार फिर चुटकी बजाई हो, जिसकी वजह से हमें फिर से ये वेव देखने को मिली। यहाँ सारे एवेंजर्स को पता चल जाता है कि थैनोस ने एक बार फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। उस वेव की वजह से ही एवेंजर्स उसके सिग्नल्स को ट्रैक करके अपने स्पेसशिप से उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर थैनोस था। फिर हमें दिखाया जाता है थैनोस जो कि बहुत वीक और थका हुआ दिख रहा था। वो लोग वहां जाकर थैनोस को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं। थैनोस उन्हें बताता है कि मैंने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उनको यूज करके, ताकि कोई भी उन इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा जोड़कर यूनिवर्स को दोबारा पहले जैसा ना बना सके। इसकी वजह से थॉर को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने हैमर से थैनोस का गला काट देता है। अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स तो थे नहीं, तो उनको कोई होप नहीं थी कि दोबारा मरे हुए लोग जिंदा कैसे होंगे। वो लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद थॉर एक न्यू जगह पर अपनी जिंदगी गुजारने लगता है, जो कि नॉर्वे में थी। थॉर पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है, क्योंकि वो लोग थैनोस से हार गए और इन्फिनिटी स्टोन भी उनको नहीं मिले। थॉर काफी लेजी हो गया था और वो ड्रग्स भी लेने लग गया था, जिसकी वजह से वो मोटा भी हो गया था। दूसरी तरफ हल्क ने अपने ब्रूस बैनर और हल्क की बॉडी पर कुछ साल काम करके उन दोनों बॉडीज को मिला दिया,
जिससे वो बन गया प्रोफेसर हल्क। अब हल्क के पास हल्क की पावर के साथ साथ ब्रूस बैनर का तेज दिमाग भी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें वो सर्वाइवर्स को सिखाता था कि जो वक्त गुजर गया हमें उस पर नहीं बल्कि हमें आने वाले वक्त पर फोकस करना चाहिए और अपनी लाइफ को और बेटर करना चाहिए। वो इस बारे में काफी डिस्कशन कर रहा होता है। आयरन मैन ने पेपर पॉट से शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी। यहाँ आयरन मैन सुकून की जिंदगी गुजार रहा था और उसका ताल्लुक बाकी दुनिया से नहीं था। अब 5 साल गुजर जाते हैं। जब आंट मैन पार्टिकल्स लाने के लिए गया था तो थैनोस की चुटकी बजा देने की वजह से वो वहीं फंस गया और जिस लैब में वो गया था वो एक वैन में थी, लेकिन वहां पर एक चूहा होता है जिसकी वजह से वो मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती है। जिससे होता ये है कि एंट मैन मींस स्कॉट लैंग फिर से दुनिया में वापस आ जाता है। अब जिस दुनिया में वो गया था वो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां पर डायमेंशंस, वहां का टाइम, सब कुछ हमारी दुनिया से बहुत अलग था। अब क्योंकि टाइम बिल्कुल अलग था तो उस दुनिया में गुजरे हुए 5 घंटे इस दुनिया में गुजरे हुए 5 साल के बराबर थे। जब थैनोस ने आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था तो उस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन उस दुनिया में सिर्फ 5 घंटे ही गुजरे थे। और जब स्कॉटलैंड उस दुनिया के 5 घंटे गुजार कर अपनी दुनिया में आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है और उसकी बेटी 5 साल बड़ी हो चुकी है। ये हालत देखकर वो अपने दोस्तों मींस एवेंजर्स के पास जाता है। वो उनको बोलता है कि 5 साल गुजर गए हैं जब से थैनोस ने चुटकी बजाई थी, लेकिन इस दुनिया में तो सिर्फ 5 घंटे ही गुजरे थे। स्कॉट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को बताता है कि अगर हम पेन पार्टिकल्स और उस दुनिया को यूज करना सीख जाएं तो हम 5 साल पीछे जाकर सभी होने वाले इंसिडेंट और गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इस बात पर कैप्टन अमेरिका एग्री करता है और अब एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो तीनों मिलकर हेल्प मांगने लगते हैं। हेल्प मांगने के लिए टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के पास जाते हैं, जहां टोनी अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर रहता था। यहाँ पर वो लोग टोनी को अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि अगर हम इस दुनिया को सही से यूज करना सीख लें तो हम सभी हादसों को ठीक कर सकते हैं और टाल सकते हैं। लेकिन टोनी स्टार्क जानता था कि इस काम में खतरा है और रिस्क है और अगर इसने ये काम कर दिया तो उसकी फैमिली भी खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए टोनी स्टार्क उनसे ये काम करने के लिए साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी डिसअपॉइंट होकर वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि टोनी ने तो उनकी हेल्प करने के लिए इनकार कर दिया था तो इसीलिए वो सीधा जाते हैं हल्क के पास, जो कि अब था प्रोफेसर हल्क। अब क्योंकि ब्रूस बैनर का दिमाग काफी तेज था इसीलिए वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। तो इसीलिए अब वो लग जाते हैं एक टाइम मशीन बनाने में, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हल्क ने जो टाइम मशीन बनाई है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। वो हमें उस टाइम पर नहीं लेके जा रही जिस टाइम पर हमने जाना है। फिर हमें टोनी स्टार्क अपने घर पर दिखाया जाता है, जो अपने घर पर जाविस के साथ टाइम मशीन पर काम कर रहा था, लेकिन तभी उसके कोड्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे फाइनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और इसी वजह से टोनी स्टार्क को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। पहले जहां पर वो ये सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता, तो वहां उसकी वाइफ पेपर पॉट उसको आकर समझाती है कि तुम हमारे लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए तुम हमारी फिक्र मत करो बल्कि पूरी दुनिया को बचाओ और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। और तब
टोनी स्टार्क अपनी वाइफ की बात मान लेता है और टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाता है, जहां पर वो उसके लिए उसी की वाइब्रेन से बनी हुई शील्ड लेकर आता है। इसके बाद नताशा टोक्यो जाती है क्लाइंट बार्टर को वापस लाने के लिए। वो उसे समझाती है कि एक निकाब पोश किलर बनकर लोगों को मारना तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। तुम्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकती है जब तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हारी आंखों के सामने होगी, और इसमें हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद रॉकेट हल्क नॉर्वे पहुंचते हैं, जहां पर थॉर होता है। थॉर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो काफी लेजी होने के साथ साथ काफी मोटा भी हो गया था और अब उसका इन लड़ाइयों से कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर ये टाइम मशीन काम कर गई तो हम थैनोस से अपना पुराना बदला ले सकते हैं, और साथ ही हम यूनिवर्स के सारे खत्म हुए लोगों को भी दोबारा वापस जिंदा कर सकते हैं। अब थॉर उनकी इस बात पर एग्री करता है और उनके साथ मिल जाता है, और इसके साथ ही टाइम मशीन की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर एवेंजर्स अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग जगहों पर जाने के लिए सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क, हल्क, एंटमैन और कैप्टन अमेरिका 2012 के टाइम में पहुंच जाते हैं, जहां पर न्यूयॉर्क में वॉर चल रही होती है। 2012 के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वहां पर 3 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद थे, जिनमें से एक था टाइम स्टोन, एक था स्पेस स्टोन और एक था माइंड स्टोन। माइंड स्टोन वही जो थैनोस ने खुद लोकी को दिया था। टोनी और एंटमैन स्पेस स्टोन को लेने के लिए एवेंजर्स टावर चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर एक गड़बड़ हो जाती है। वहां पर हल्क आकर उनका काम खराब कर देता है, क्योंकि उनके हाथ से स्पेस स्टोन निकल जाता है और स्पेस स्टोन को लोकी अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का सामना होता है स्टीव रोगर यानी कि अगले कैप्टन अमेरिका से। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन फाइनली लेटेस्ट वाला कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद हल्क टाइम स्टोन को लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि गुरु माँ के पास होता है। यहाँ पर हल्क गुरु माँ से टाइम स्टोन को मांगता है, जिस पर गुरु माँ उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें टाइम स्टोन दे दिया तो इस पूरी दुनिया में बहुत सारी टाइमलाइन बन जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। अब यहाँ पर हल्क गुरु माँ को काफी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में काफी बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे टाइम स्टोन की बहुत जरूरत है, लेकिन स्टिल गुरु माँ उसकी बात नहीं मानती। तब यहाँ पर ब्रूस बैनर उसे कहता है, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थैनोस को दिया है तो इसके पीछे उसका कोई मास्टर प्लान जरूर छुपा होगा। और अब गुरु माँ इस बात पर एग्री करती हैं और अब वो फाइनली टाइम स्टोन हल्क को दे देती हैं। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और हल्क ने टाइम स्टोन और माइंड स्टोन को हासिल कर लिया था, लेकिन टोनी स्टार्क और एंटमैन को अभी तक स्पेस स्टोन नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका डिसाइड करते हैं कि वो टाइम में पीछे जाएंगे और वहां जाकर वो स्पेस स्टोन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं सीधा 1970 की टाइमलाइन में, जहां हम टोनी स्टार्क को देखते हैं। वहां पर टोनी अपने फादर से मिलकर काफी खुश होता है, साथ साथ वो वहां से स्पेस स्टोन हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब कैप्टन अमेरिका भी वहां पर मौजूद होता है, तो इसीलिए वहां पर पेम पार्टिकल्स भी नजर आ जाते हैं। तो वो पेम पार्टिकल्स को लेकर अपने रियल वाले टाइमलाइन में आ जाते हैं। इसके बाद थॉर और रॉकेट पहुंच जाते हैं 2013 की टाइमलाइन में, जहां पर उन्होंने रियलिटी स्टोन लेना था, जो कि जॉनी फॉस्टर की बॉडी में था। तो इसीलिए वो दोनों जॉनी फॉस्टर की लोकेशन पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर थॉर अपनी मदर से मिलता है
वहां पर वो अपनी मदर को सारी बात समझाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि थॉर की मदर एक जादूगरनी थी, इसीलिए वो फ्यूचर देखकर थॉर की सारी डिफिकल्टीज समझा चुकी थी। थॉर को सारी डिफिकल्टीज समझा चुकी थी। वो थॉर को समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और ठीक उसी टाइम पर थॉर अपने हाथ आगे करता है, जहां पर उसका हैमर भी उसके पास आ चुका था। वहीं रॉकेट भी जॉनी फॉस्टर की बॉडी से रियलिटी स्टोन हासिल करने में कामयाब हो गया था, इसीलिए वो दोनों वापस अपनी टाइमलाइन में आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लाइंट बार्टन यानी हॉकआई और ब्लैक विडो, जो कि 2014 की टाइमलाइन में आते हैं। और यहाँ पर वो सोल स्टोन हासिल करने आए थे, जहाँ पर वो मिलते हैं रेड स्कल से, जहाँ रेड स्कल उन्हें बताता है कि सोल स्टोन हमेशा सोल के बदले सोल मांगता है। अगर तुम सोल स्टोन पाना चाहते हो तो तुम्हें एक सोल को सैक्रिफाइस करनी होगी। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि अगर उनमें से कोई एक खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो उन्हें सोल स्टोन नहीं मिल पाएगा, और उनमें से किसी को अपनी सोल सैक्रिफाइस करनी होगी। और वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी ही जान सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। और यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर नताशा सोल स्टोन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और क्लाइंट बार्टन को सोल स्टोन मिल जाता है, और इसीलिए वो भी अपने रियल वाले टाइमलाइन में आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेबुला और जेम्स पर आता है, जो कि 2014 की टाइमलाइन में जाते हैं टाइटन प्लैनेट पर, जहां पीटर क्विल पहले से ही मौजूद होता है। और इसके बाद वो सभी पावर स्टोन को हासिल करने के लिए चले जाते हैं। और जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पीटर क्विल को बेहोश करके पावर स्टोन लेने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नेबुला को पुरानी नेबुला की वजह से झटके आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके ट्रांसमीटर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेबुला वहीं बेहोश हो जाती है, जहां पर थैनोस की टीम आकर नेबुला को बंदी बना लेती है। अब क्योंकि नेबुला एक ह्यूमन आर्ट थी, यानी आधी इंसान और आधी एंड्रॉइड, जिसका फायदा उठाकर थैनोस उसकी सारी की सारी मेमोरी को स्कैन कर लेता है। साथ ही 2014 वाले थैनोस को 2018 में होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि फाइनली उसने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिए और साथ साथ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को भी ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अब उसका मकसद और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही थैनोस नेबुला से उसके पेम पार्टिकल्स को भी ले लेता है, और वो उसे काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन में बनाकर अपनी पूरी टीम के साथ अर्थ पर 2023 वाले डायमेंशन में आ जाता है। इसके सारे एवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गोल्ड एमर में लगा देते हैं, और अब बारी आती है इस गोल्ड एमर को कौन यूज करेगा, जिसकी वजह से वो सारे पॉपुलेशन जो इस यूनिवर्स से खत्म हो गई थी वो वापस आ जाएगी। तब यहाँ पर सबसे पहले थॉर आगे आता है, लेकिन हल्क उससे कहता है कि इसके अंदर गामा वेव्स हैं, और अगर तुम इसका यूज किया तो तुम्हारा काफी बुरा हाल हो जाएगा। तो क्यों ना इसका यूज मैं करूं, क्योंकि मैं भी तो गामा वेव से ही बना हुआ हूं। इसके बाद हल्क उस गोल्ड एमर को पहन लेता है और चुटकी बजा देता है, लेकिन यहाँ पर हल्क की हालत काफी खराब हो जाती है। अब हालांकि थैनोस ने भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद ही गोल्ड एमर को यूज किया था, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वहां पर हल्क के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि थैनोस हल्क के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था, और यही वजह होती है कि यहाँ पर हल्क की काफी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन वो सारी पॉपुलेशन जो यूनिवर्स से खत्म हो चुकी थी अब वो वापस आने लगती है। अब इस बात की वजह से वो सारे एवेंजर्स काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा टाइम तक
टिक नहीं पाती, क्योंकि अब थैनोस के भी अपने शिप और अपनी पूरी टीम के साथ रियल टाइम यानी 2023 में पहुंच जाता है और उन लोगों की लोकेशन को बम से उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ साथ थैनोस भी काफ़ी गुस्से में था और इस बार वो चाहता था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके आधी पॉपुलेशन नहीं बल्कि इस पूरी यूनिवर्स की सारी पॉपुलेशन को ही ख़त्म कर दे और उसके बाद वो एक नया यूनिवर्स बनाए जहाँ पर सब लोग थैनोस को अपना गॉड समझें, उसे माने और उसे अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। और यहाँ पर अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। टीम थैनोस और टीम एवेंजर्स आमने सामने होती हैं। यहाँ पर बार्टन उस गोल्ड हैमर को लेकर भागता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका हैमर ले लेता है और हैमर लेने के बाद वो थैनोस से लड़ाई करने लगता है और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अब थैनोस के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन थैनोस के आगे टिकना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि थैनोस उन सब से ज़्यादा पावरफुल था और अब यहाँ थैनोस की टीम एवेंजर्स पर भारी पड़ रही, इसीलिए सभी हीरोज हार मानने के करीब थे। लेकिन उसी टाइम पर 5 साल पहले लड़ाई करने वाले एवेंजर्स और सुपर हीरोज उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पर पहले आगे आती है ब्लैक पैंथर की टीम। इसके बाद सेकंड नंबर पर आगे आती है वॉर्म्स की पूरी टीम और अब सारे एवेंजर्स एक बार फिर से इकट्ठा होकर थैनोस की टीम के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को वहीं एक इशारा देते हैं कि ये वही आखिरी प्रेडिक्शन है जो मैंने लाखों करोड़ों से एक चूज की थी और अगर हम इस मूवमेंट पर सक्सेसफुल हो गए तो हम थैनोस का खात्मा कर सकते हैं, वरना तो हमें दूसरा मौका तो नहीं मिलने वाला। यही हमारे पास आखिरी मौका है, हमें इसी में ही कुछ कर दिखाना है। यहाँ पर आयरन मैन थैनोस के हाथ से सारे इन्फिनिटी स्टोन छीन कर अपने गोल्ड हैमर में पहन लेता है और इसके बाद वो बोलता है कि आई एम आयरन मैन और ये कहते ही वो चुटकी बजा देता है, जिससे थैनोस और उसकी सारी टीम वहां से गायब हो जाती है और अब बचते हैं तो सिर्फ इस पूरे रियल टाइम के हीरोज और साथ ही इस टाइमलाइन की पॉपुलेशन। लेकिन आयरन मैन काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। यहाँ हम सैड सीन देखते हैं जहां पर आयरन मैन की मौत हो चुकी है। इसके फौरन बाद हम टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का फनरल देखते हैं जिसमें सारे एवेंजर्स आए हुए होते हैं। इसके बाद थॉर पीटर क्विल और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ निकल जाता है। अब एवेंजर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम जिस भी स्टोन को जहां पर से भी उठाकर लाए हैं, हमारा काम ख़त्म होने के बाद उस स्टोन को वापस उसी जगह पर रख आएंगे। तो इस काम के लिए आगे बढ़ता है कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका थॉर के हैमर और साथ साथ 6 इन्फिनिटी स्टोन को अपने साथ में लेकर टाइम मशीन को यूज़ करके हर स्टोन को उसकी जगह पर रख देता है। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने 70 साल बर्फ़ में गुजारे थे, इसीलिए वो ज़िंदगी को ठीक से नहीं जिया था। इसीलिए वो वापस से 1945 के टाइमलाइन में आकर अपने साथियों के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने दोस्तों के साथ गुजारता है और जब उसका लास्ट मोमेंट आता है तो वो रियल टाइम 2023 के डायमेंशन में आकर अपने साथी यानी फल्कॉन को अपनी खास शील्ड देकर कहता है कि अब से यहाँ के कैप्टन अमेरिका तुम हो।